हेलो एवरीवन। एमसीक्यू सीरीज़ के अंतर्गत ये पार्ट 6 है, जिसके अंतर्गत मैं आपको वर्ड्सवर्थ के 51 से लेकर आगे जो क्वेश्चन जितने भी इस वीडियो में हो सकते हैं कराने जा रही हूँ। आप एमसीक्यू सीरीज़ के अंतर्गत मैं आपको शेक्सपियर के कई सारी वीडियो बना चुकी हूँ और वर्ड्सवर्थ के ऊपर ये दूसरी वीडियो है। आप जाकर मेरी प्लेलिस्ट जो बनी हुई है दिशांत क्लासेस की, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं अपनी तैयारी। आप जो है चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। हु इज़ द राइटर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केचेज, इससे पहले 50 क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ। तो जो आप सभी जानते हैं डिस्क्रिप्टिव स्केचेज और इवनिंग वॉक, जो उनकी फर्स्ट पोइट्री जो कलेक्शन था वर्ड्सवर्थ के, उसी से पूछा है कि हु इज़ द राइटर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केचेज, तो दैट इज़ द वर्ड्सवर्थ। हु हैज़ रिटन रूथ फेमस पोएम है वर्ड्सवर्थ की, तो उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए एक चीज़ आप कर लीजिएगा, मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि जितने भी राइटर्स हैं ना, पहले आप जस्ट एक चीज़ याद कीजिए कि जितने भी राइटर आपके, आप टीजीटी है या पीजीटी है, हर राइटर्स के आप कौन कौन से वर्क है वो लिस्ट लेकर आप याद कर लीजिएगा। आप पहले फेज़ में क्या कीजिए, आप उनके ईयर मत याद कीजिए या उसकी कोई थीम वगैरह कुछ नहीं, जस्ट आपको इतना तो पता होना कि ये वर्क जो है उस राइटर ने लिखा है, तो ये क्वेश्चन तो आपको यहाँ से पक्का होना ही होना है। सेकेंड फेज़ में आप उनके ईयर याद करेंगे, तो फर्स्ट फेज में मतलब आपको पता होना चाहिए कौन सा वर्क किस राइटर ने लिखा है। तो रूथ जो है वो वर्ड्सवर्थ की पोएम थी। द लाइन वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नाल वुड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइनें हैं, ये लाइन है और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नाल वुड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, तो ये कहते हैं कि जो एक प्रेरणा है जो आती है हमें कहाँ से, वर्नाल वुड। इसमें क्या था कि जो वर्ड्सवर्थ थे वो नेचर के पोएट थे और वो ये कहते थे कि नेचर की तरफ लौटो, सब कुछ जो है वो नेचर में है, नेचुरलिज्म है, कुछ भी मेटलिज्म से आप दूर भागिए। एक्चुअली उस टाइम पर जब वर्ड्सवर्थ राइटर थे, इंग्लैंड जो है मेटलिज्म की पर ज़्यादा फोकस करता था, तो वर्ड्सवर्थ बार बार ये कहते हैं कि जो जंगल का वर्नाल वुड की एक जो प्रेरणा आपको बहुत ज़्यादा दे सकती है रदर देन आपको मेटलिज्म। तो ये लाइनें ली गई है, बहुत फेमस है, द टेबल्स टर्न में से ली गई है। अब आते हैं हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन पीटर बेल। देखिए पीटर बेल जो लिखी है वो वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। अगर आपके एग्जाम में देखिए हमेशा क्या होता है, सपोज कर आपने पीटर बेल पढ़ लिया, पीटर बेल द थर्ड अगर आगे इसके आगे और जुड़ जाए द थर्ड, तो पीटर बेल द थर्ड जो लिखी है वो पीबी शैली ने लिखी है। ध्यान रखेंगे, मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिस वीडियो में मतलब क्या है ना, दो वर्क लिखे, जैसे हेमलेट जो वर्क लिखा है वो शेक्सपियर ने लिखा है और हेमलेट जो है उसको एक अलग राइटर ने लिखे जो ही उसके कॉन्टेम्परेरी राइटर से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा वर्क थोड़ा सा, जैसे एलिगरी है, फेमस एलिगरी है, 3 फेमस एलिगरी होती है लेकिन वो अलग अलग राइटर ने लिखी है, तो वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मैं एक वीडियो जल्द ही आपको पोस्ट करूँगी कि जो एक तरह से बिल्कुल एक जैसे मिक्स दिखाई देने वाले जैसी हो, जैसे पीटर बेल है तो पीटर बेल की जो पैरोडी लिखी थी वो पीबी शैली ने लिखी थी, पीटर बेल के आके द थर्ड आ जाएगा। वर्ड्सवर्थ है बताइए ये क्वेश्चन कहाँ काम आता है। सपोज करो क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि विच पोएम इज़ रिटन बाय द विलियम वर्ड्सवर्थ, और स्टार्टिंग में आपका जो पीटर बेल द थर्ड, तो स्टार्टिंग में आ जाए पीटर बेल द थर्ड और सेकंड में पीटर बेल आ जाए। एग्जाम में ऐसा माहौल होता है, हमारा माइंड बड़ा अलग चीज़ होता है, हम शुरुआत में पीटर बेल पढ़ा तो तुरंत निशान लगा देते हैं कि हाँ वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। ज़्यादातर जो मोस्टली बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं ना, वो 2 तरीके से गलत करते हैं। एक तो क्वेश्चन में ये आ जाए कि नहीं है, तो हम क्या है ना नहीं पढ़ते, सीधे वो है वाला पढ़ लेते हैं। दूसरा कि बाद में क्या ऑप्शन दिया हुआ है, पहले तो सेम वर्डिंग मैच हो रही है और बाद में अलग होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं और एग्जाम में गलत करके आते हैं। एक तो आपको ऑप्शन बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन भी बड़े ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आप ये क्या चीज़ करेंगे, जो मॉडल पेपर्स होते हैं ना उनमें आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस की। वर्ड्सवर्थ हैज एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज़ ऑन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल इन द पोएम, तो ये बहुत अच्छी पोएम है और मैं आपको करा भी चुकी हूँ। और ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी, कि वर्ड्सवर्थ जो है अपने व्यूज़ को ट्रांसमाइग्रेशन जो सोल का होता है वो किस पोएम में देते हैं, तो वो और ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी में लेते हैं। इसकी क्या थीम है, क्या इसके बारे में लिखा है, वो सब कुछ आप जाकर वर्ड्सवर्थ की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। 5 से 6 पोएम आपको दे चुकी हूँ और आगे भी उम्मीद है मैं जल्द से जल्द आपको सारी पोएम कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी। विच ऑफ दीज ट्रैवलर पोएम्स बिलोंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ, तो ये कह रहे हैं कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो ट्रैवलर पोएम थी वो कौन सी है, तो जो आपकी है वो है डिस्क्रिप्टिव स्केचेज। आप जानते हो कि डिस्क्रिप्टिव स्केचेज एंड इवनिंग वॉक उनका जो फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन था। लिरिकल बैलाड्स अपीयर्ड विद, तो यहाँ पर ये मैं करा चुकी हूँ लिरिकल बैलाड्स की भी, तो यहाँ पर बार बार लिरिकल बैलाड्स में से बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि 4 पोएम्स जो है
कॉलेज के द्वारा है, तो 4 पोएम्स है कॉलेज के द्वारा, लेकिन बस आपको चेक करनी है बाद में। तो आपको ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 19 पोएम जो थी वो वर्ड्सवर्थ के द्वारा थी। टोटल 23 पोएम्स थी, 4 पोएम वो कॉलेज के द्वारा थी और 19 पोएम वर्ड्सवर्थ के द्वारा थी। लिरिकल बैलेड से बहुत क्वेश्चन आते हैं, कब पब्लिश हुई, कब फिर फेस जोड़ा गया, कब अमेरिका में पब्लिश हुई, कब उसका सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको मेरी वीडियोज़ में मिल जाएंगे। इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी द प्रोफाउंड प्रोस्पी ऑफ वर्ड्सवर्थ विच रिजेक्टेड बाय। तो ये कहते हैं कि जो इमोशंस होते हैं वो रिकलेक्ट होते हैं ट्रांक्विलिटी, शांति में रिकलेक्ट होते हैं। तो जो ये फिलोसफी थी वर्ड्सवर्थ की, लेकिन किसके द्वारा रिजेक्ट की गई थी, वो टी.एस. इलियट के द्वारा रिजेक्ट की गई थी। वर्ड्सवर्थ प्रील्यूड वॉज कम्प्लीटेड इन, तो वर्ड्सवर्थ प्रील्यूड कंप्लीट करके कब की गई थी, 1805 में। अब बात करते हैं इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ एंड एड हिज प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स। देखो ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, 1800 में प्रीफेस जो है वो ऐड करता है। द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोइटिकल वॉल्यूम इज, देखो आप मैं बार बार आपको बता भी रही हूँ, तो वो जो फर्स्ट पोइटिक वैल्यूम है वो आपका डिस्क्रिप्टिव स्केचेज है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आपका अगर डिस्क्रिप्टिव स्केचेज नहीं है, यहाँ पर इवनिंग वॉक आता है तो आप आंसर इवनिंग वॉक दे देंगे। अगर दोनों आए हैं तो आप डिस्क्रिप्टिव स्केच पर निशान लगाएंगे। लूसी पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ रेफर टू, जो लूसी पोएम थी वो क्या रेफर करती है, ये भी मैं आपको करा चुकी हूँ। आ ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स बाय हिम, मैंने लूसी पोएम जो उन्होंने लिखी थी 5 पोएम्स उसमें टोटल थी, आप उनकी 5 पोएम के नेम लर्न कर लीजिएगा, वो मैं करा चुकी हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। वेयर फ्रॉम द बिलो कोटेड लाइन्स द वर्ड्स, बहुत अच्छी लाइन है। मैं मानती हूँ कि आयोग का ना मतलब जो ये पोएम है ना सोलिटरी रिपेयर से ली गई है पोएम, मैं आपको बता देती हूँ। ये पोएम बड़ी मतलब उनको बहुत प्यारी है, चाहे उनमें से लाइनें आए या कुछ भी क्वेश्चन आए, तो मैं देख रही हूँ ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रेवल सम शेडी होन्स अमंग अरेबियन सैंड्स। क्या होता है कि जो वर्ड्सवर्थ होते हैं वो नेचर पोएट थे और वो घुमक्कड़ थे, इधर से उधर से घूमते रहते थे नेचर की छाँव में। तो एक बार वो कहीं घूमने जा रहे थे तो रास्ते में उनको एक लेडी एक सॉन्ग गाती हुई मिलती है, वो सॉन्ग उनको समझ में नहीं आता है, वो किस लैंग्वेज में गा रही थी, वो क्वेश्चन 2016 के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो और ये लाइन थी, तब वो कहता है कि नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट, कि कोई भी नाइटिंगेल ऐसा चैंट मतलब कोई बात नहीं कर सकती, मतलब ऐसा गा नहीं सकती है। मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स, तो मोर वेलकम्स नोट्स किए जाते हैं। तो ये जो चीज़ थी कि जो हम ट्रेवल्स कर रहे थे शेडी होंट में, जो अरेबियन सैंड्स यानी अरेबियन सैंड्स में कि जो कर रहे थे कि ऐसी कहीं भी मुझे आवाज़ नहीं मिली, वो बहुत फ़ैन हो गए थे उस लेडी को। हालांकि उसकी समझ में कुछ नहीं आए थे, लेकिन जिसकी टोन थी, जो उसका बोलने का वो कहने का जो सॉन्ग था वो उसको बहुत पसंद आता है, वो रुक कर उसको सॉन्ग को सुनता है। हु सेड द पोएट इज एन मैन स्पीकिंग टू मैन, तो ये कहता है कि कौन कहता है कि जो पोएट है वो एक स्पीकिंग टू मैन आदमी से बात करने वाला है। आप इस भी जानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो प्रीफेस जोड़ा था आपको लिरिकल बैलाड्स में, तब उसने कहा था कि एक पोएट कैसा होना चाहिए, उसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। तो मोस्ट फेमस जो लाइनें एग्जाम में पूछी जाती है तो वही होती है विलियम वर्ड्सवर्थ की। इन विच पोएम हैज़ वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी पोएम है जो वर्ड्सवर्थ के नेचर के डिफरेंट मूड्स को वो क्या करता है डिस्कशन करता है। तो है लाइन्स रिटन अबाउट टिंटन अवे, जब टिंटन अवे के ऊपर जो नदी होती है उसके ऊपर वहाँ एक लाइन लिखता है, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है टिंटन अवे, उसमें से कई लाइनें हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं। तो ये आंसर नंबर बी आपकी लाइन रिटन अबाउट द टिंटन अवे। हु अमंग दीज इज़ द इंटरप्रेटर ऑफ नेचर इन मैनी मूड्स, मतलब जो यहाँ पर 4 दिए गए हैं इनमें से कौन है जो नेचर के बहुत सारे मूड्स को इंटरप्रेट करता है। विलियम वर्ड्सवर्थ, ऊपर भी इसका जिक्र हो गया था। देखिए क्वेश्चन तो वही है, आप अगर जितनी भी अगर आप बुक्स उठा लीजिएगा और आप मॉडल पेपर उठा लीजिएगा, मैं मानती हूँ कि 90 क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर मॉडल पेपर में। बस क्या होता है उनको क्वेश्चन को पूछने का तरीका हो जाता है। जैसे क्वेश्चन है अब यही ले लेते हैं कि इंटरप्रेटर कौन है नेचर का मैनी मूड्स में, जो है वर्ड्सवर्थ का। और फिर वर्ड्सवर्थ ने क्या इंटरप्रेट किया था कि मैनी मूड्स किए थे नेचर के बारे में। तो या इंटरप्रेटर नहीं है या इंटरप्रेटर ऑफ नेचर मैनी मूड्स है, तो इस या फिर किस पोएम में किया है, किस ईयर में लिखा है, मतलब एक ही चीज़ को वो 10 तरीके से घुमाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप मॉडल पेपर निकालें, प्रैक्टिस सेट निकालें, आप देख लीजिए मोस्टली 90% क्वेश्चन आपको हर चीज़ जो आपके पास होंगी, जो मैं करा रही हूँ क्वेश्चन आपके पास भी मिल जाएंगे, तो घूम फिर कर वही क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन हम उन्हीं में हम गलतियाँ कर देते हैं। अगर आप एक जगह सारे क्वेश्चन कलेक्ट करके उन पर रट्टा मारें और फिर उसके बाद में मॉडल पेपर निकालें तो डेफिनेटली आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी।
इन 3 years शी ग्रीव द लिटिल गर्ल विल बी सपोर्टेड एज, ये फान है, उन्होंने फान की तरह से कहा था। जो ये लूसी पोएम है, लूसी पोएम की जो 3 years शी ग्रीव है, तो जो उन्होंने लिटिल ग्रीव थी जो उसकी तुलना की थी वो द फान के समान की थी। अब ये कहते हैं वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस हु सेड दिस, कि वर्ड्सवर्थ ने कुछ का जो लिखा है, जो भी उन्होंने बोला है उसका कोई बेस नहीं है। तो इनकी फेमस लाइन जो टेनिसन की है बहुत अच्छी है। एग्जाम पूछा जा चुका और ये भी एग्जाम में आ चुका है। जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ रिबन टू स्टिक इन हिज कोट, दिस लर्न अबाउट वर्ड्सवर्थ हुज ओन। ये कहते हैं कि जो जस्ट एक हैंडफुल है सिल्वर का उसने हमारे लिए छोड़ा है। तो ये उन्होंने ब्राउनिंग में, जो ब्राउनिंग थे आपके राइटर है, ये विक्टोरियन पीरियड के ही थे और टेनिसन के साथ में ही इनका जिक्र होता है। द लॉस्ट रीडर में उन्होंने लिखा था। Wordsworth is not always melodious, that seldom graceful and only occasionally inspired who sang। तो उसने कहा कि वर्ड्सवर्थ जो है सदैव मेलोडियस नहीं थे, बहुत उनकी आवाज़ बहुत मेलोडी नहीं थी और सेल्डम कदाचित ही वो ग्रेसफुल थे और ओकेजनली इंस्पायर्ड होते थे किसी से। तो ये बात कही है विलियम जो लोंग ने। विलियम जो लोंग बहुत अच्छे राइटर रहे, उनकी जो पोएम है, सॉरी पोएम नहीं बुक्स हैं, वो मोस्टली सभी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ही इज़ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर दैट लिटरेचर हैड प्रोड्यूस, दिस इज द रिमार्क ऑफ लोंग अबाउट। तो ये कह रहे हैं कि ही इज़ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर, कि पोएट नेचर का सबसे बड़ा जो कवि है जो लिटरेचर में कभी पैदा हुआ हो। तो जाहिर सी बात है जब नेचर की पोएट की बात आ रही है और लोंग ने कहा है तो वर्ड्सवर्थ के बारे में बात हो रही है। वेयर डज वर्ड्सवर्थ कंपेयर हिमसेल्फ, कंपेयर, तो ये कहते हैं टू एन, ये लाइन कट गई है, चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, अब यहाँ से लेते हैं। मतलब इसका आंसर तो ये है कि वेयर डज वर्ड्सवर्थ कंपेयर हिमसेल्फ, मतलब वो कहता है कि वर्ड्सवर्थ कहाँ कंपेयर करते हैं अपने आप से। तो वो सॉरी इसमें लिखा हुआ है वेयर डज वर्ड्सवर्थ कंपेयर हिमसेल्फ टू एन एरोलिन हार्प। तो वो जो वर्ड्सवर्थ है कहाँ पर खुद से तुलना करता है, तो वो प्रील्यूड जो पोएम है उसमें वो अपनी एयोलिन हार्प के साथ अपनी तुलना करता है। वेयर वर द लिरिकल बैलाड्स अप्रिशिएटेड मोर देन इंग्लैंड। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि लिरिकल बैलाड से क्वेश्चन बार बार वही चीज़ें होती है। इससे पहले था कि अमेरिका में कब पब्लिश हुई थी, जो फर्स्ट वीडियो थी इसकी 5th नंबर की जो वीडियो थी विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो उसमें क्वेश्चन आता है कि अमेरिका में लिरिकल बैलाड्स कब पब्लिश हुई थी। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि लिरिकल जो बैलाड्स थी वो इंग्लैंड की बजाय अमेरिका में ज़्यादा उसको अप्रिशिएशन मिला था। हु इज एब्सोल्युटली विदाउट ह्यूमर अकॉर्डिंग टू लो, कौन कहता है कि विदाउट ह्यूमर के लिए विदाउट ह्यूमर है, तो वर्ड्सवर्थ है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ में ह्यूमर नहीं मिलता है, वो अपनी नेचर के प्रति अपनी जो है एफिशिएंसी दिखाता है। वर्ड्सवर्थ गिव्स यू द बर्ड एंड द फ्लावर्स एंड द, अभी देखिए वर्ड्सवर्थ जो आपको देता है क्या, बर्ड देता है, फ्लावर्स देता है, विंड देता है, ट्री और लीव्स की बात करता है। जस्ट एज दे आर एंड इज कंटेंट लेट देम स्पीक देयर ओन मैसेज। हु एक्सप्रेस दिस ओपिनियन अबाउट वर्ड्सवर्थ, मतलब ये कमेंट था कि वर्ड्सवर्थ तुम्हें पक्षी देगा, फ्लावर्स देगा, हवा देगा, पेड़ देगा, पत्तियाँ देगा, जैसी वे हैं एट इज आपको, मतलब उनके बारे में तुलना आपके बारे में बताए गए। और एंड इज कंटेंट टू दैम स्पीक टू देयर ओन मैसेज, और जो कंटेंट होता है वो कंटेंट के माध्यम से अपना मैसेज देता है। तो ये किसने कही है, रिकेट सैम्सनबरी लोंग। तो ये लोंग ने ही कहा है। वर्ड्सवर्थ के बारे में लोंग ने बहुत कुछ लिखा है। वो अकॉर्डिंग टू लोंग हैज़ नॉट ओनली साइट बट इनसाइट, किसके लोंग के अकॉर्डिंग कौन जो है साइट रखता है बट इनसाइट, मतलब हैड नॉट ओनली साइट, सिर्फ साइट ही नहीं रखता है, दर्शन रखता है, बल्कि इनसाइट रखता है, अंदर की भावना रखता है। तो दैट इज द वर्ड्सवर्थ। फॉर हिज पोएम इमोर्टलिटी ओड वर्ड्सवर्थ इज इंडेप्टेड टू, तो इंडेप्टेड टू मतलब जो है इमोर्टलिटी जो ओड लिखा था वर्ड्सवर्थ ने, वो किसका क्या था, मतलब कर्जदार था। तो वो थी वोगन्स द रिट्रीट, जो वोगन्स की रिट्रीट थी वो उसका क्या था, इंडेप्टेड कर्जदार था। हु सजेस्ट अ रिटर्न टू नेचुरल एंड सिंपल लिविंग एज द ओनली रिमेडी ऑफ ह्यूमन रेस्टनेस। तो वो कहते हैं कि कौन सजेस्ट करता है कि प्रकृति की ओर लौटो और सिंपल लिविंग जियो, और यही ह्यूमन की जो इतनी बुरी तरीके से जो कंडीशन है उसका समाधान हो सकता है। तो दैट इज द वर्ड्सवर्थ। जहाँ नेचर के बारे में आता है टीजीटी मोस्टली आप समझ लीजिए कि वो वर्ड्सवर्थ की बात हो रही है, टीजीटी की बात कर रही है मोस्टली। द ओनली लव सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ, जो लव सोनेट लिखा था वर्ड्सवर्थ ने वो एक ही लिखा था, वाई आर दो साइलेंट, फर्स्ट नंबर ए ऑप्शन है, सिर्फ एक लव सोनेट लिखा है, दैट इज द वाई आर दो साइलेंट। अब बात करते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द मिस्टर वर्ड्सवर्थ एंड आवर नेबर्स आर कन्वर्सेशंस
टर्न फ्रीक्वेंटली ऑन द टू कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ पोइट्री हु कमेंटेड। ये कहा है कि जो फर्स्ट ईयर है दैट मिस्टर वर्ड्सवर्थ एंड आई, मतलब कि जो मैं पहले साल में मैं और वर्ड्सवर्थ जो थे नेबर्स थे, आर कन्वर्सेशंस चलता था, टर्न फ्रीक्वेंटली कहाँ चेंज हो जाता था, ऑन द टू कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ पोइट्री, मतलब पोइट्री के दो कार्डिनल पॉइंट्स पर चेंज हो जाता था। ये कौन कमेंट करता है? कॉलेज कमेंट करते हैं। कॉलेज जानते हो आप, वर्ड्सवर्थ के जब तक कॉलेज वर्ड्सवर्थ के साथ रहे तो वर्ड्सवर्थ की जो पोएट्री थी वो, मतलब जो करियर था पोएट्री का, वो एक कल्मिनेटिंग पॉइंट पर था, लेकिन जैसे कॉलेज उनसे अलग होते हैं तो उनका फाल भी होना शुरू हो जाता है। हु कंसिडर्ड पोएट्री द प्रोडक्ट ऑफ हेड रेदर देन हार्ट, मतलब कौन समझता है कि पोएट्री जो है हेड का प्रोडक्ट है ना कि हार्ट का, तो ये है बात करते हैं न्यू क्लासिकल जो पोएट्स होते हैं। According to Wordsworth, a poet must be a man possessed of more than usual organic, मतलब वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग जो एक पोएट है वो एक मैन होना चाहिए, पजेस्ट करता है मोर देन यूजुअल ऑर्गेनिक सेंसिबिलिटी। अब जो मैं क्वेश्चन आपको करा रही हूँ तो बहुत कम बुक में आपको मिलेंगे ये। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ आ पोएट मस्ट बी, मतलब वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग एक पोएट को जो एक आदमी होना चाहिए जो पजेस्ट करता है, अपने आप को शो करता है मोर देन यूजुअल ऑर्गेनिक के अपेक्षा, तो ये सेंसिबिलिटी के बारे में बात करता है। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ पोइट्री प्रोसीड फ्रॉम द इंटरनल फीलिंग्स ऑफ द पोएट, मतलब वर्ड्सवर्थ ये कहते हैं कि पोइट्री जो परस्यूट करती है पोएट की इंटरनल फीलिंग से बाहर आती है, मतलब पोइट्री ऐसे ही नहीं आ जाती कि आपने कहीं से देखा और आ गई, पोइट्री जो आती है वो आपकी इंटरनल फीलिंग्स से आती है। हाउ मैनी कोजेज वर्ड्सवर्थ हैज़ मैंशन दैट लीड टू पोएटिक कंपोजिशन, मतलब कितनी कोज होते हैं वर्ड्सवर्थ जो मेंशन करते हैं कि पोएटिक कंपोजिशन को करने के लिए जो लीड करते हैं, तो वो होते 6 पॉइंट्स होते हैं, 6 कारण होते हैं जो वर्ड्सवर्थ के जो मेंशन करता है वो। वर्ड्सवर्थ मेड हिज डीबट एज ए राइटर इन 1787 व्हेन ही पब्लिश्ड अ सोनेट, तो ये कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ ने जो अपने डीबट किया है एज ए राइटर, तो वो क्या, अब दोबारा से बताती हूँ मैं आपको एक बारी लाइनें। तो वर्ड्सवर्थ मेड हिज डीबट, तो वर्ड्सवर्थ अपना जो डीबट होता है पहला, मतलब पहली उपस्थिति जब सबके सामने आती है एक राइटर के रूप में 1787 यानी 1787 में वो राइटर एज ए राइटर के रूप में लोगों के सामने आते हैं जब वो अपना पब्लिश करता है एक सोनेट। कौन सी होती है? वो होती है द यूरोपियन मैगजीन, यानी द यूरोपियन मैगजीन में उनका फर्स्ट सोनेट पब्लिश होता है जो कि होता है 1787 में। तब लोगों को पता चलता है कि हाँ कोई वर्ड्सवर्थ नाम के कोई राइटर है। वर्ड्सवर्थ फेल इन लव विद द फ्रेंच वुमेन एनेटी वेलोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। हु इन 1792 गेव बर्थ टू देयर डॉटर, जो कि उसकी डॉटर का बर्थ होता है कैरोलिन, मतलब क्या होता है कि वो जब फ्रेंच दौरे पे होते हैं तो वहाँ पर उसको एक फ्रेंच वुमेन मिलती है एनेटी वेलोन, और उससे मतलब एक तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होता है एक तरह से, और जो 1792 में एक बच्चे को जन्म देता है जिसका नाम होता है कैरोलिन। Wordsworth wrote the sonnet, it is a beauteous evening, calm and free, recalling a seaside walk with the 9-year-old, तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर वर्ड्सवर्थ एक सोनेट लिखा है जो क्या लिखा था? इट इज़ ए ब्यूटीस इवनिंग, कि बहुत ही सुंदर इवनिंग है, काम है, शांत है, फ्री है। वो रिकॉल किसको कर रहा है? रिकॉलिंग ए सी साइड वॉक विद 9-year-old, वो सी साइड यानी समुद्र के किनारे वो करते हुए किसको याद कर रहा है? तो वो अपनी बेटी की जो उनकी एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर से थी, जो फ्रेंच लेडी थी, उससे जो बेटी पैदा होती है वो कैरोलिन को ये याद कर रहा होता है। द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ लिरिकल बैलाड्स 1798 वॉज पब्लिश्ड अंडर द ऑथर नेम ऑफ, मतलब जो ये कह रहा है कि जो फर्स्ट वॉल्यूम होता है लिरिकल बैलाड्स का वो किसके नाम से पब्लिश होती है? जिनमें से कोई नाम नहीं होता इनमें। Which work of Wordsworth was criticized and rejected in the words impossible that the play should succeed in the representation, मतलब कौन सा वर्क है वर्ड्सवर्थ का जो क्रिटिसाइज करता है और रिजेक्टेड भी किया गया? किस वर्ड में ये रिजेक्टेड किया गया? कि वर्ड्सवर्थ दैट द प्ले शुड सक्सीड इन रिप्रेजेंटेशन, तो इस शब्दों के साथ उनको रिजेक्ट किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है ताकि उनका जो वर्क होता है द बॉर्डर्स। Who was John Woking Stuart that met Wordsworth in Paris 1792, तो ये कह रहा है कि जॉन कौन था जो वॉकिंग स्टूवर्ट दैट मेट वर्ड्सवर्थ इन पेरिस इन 1792, तो एक इंग्लिश फिलोसफर थे जो ट्रैवल करते हैं, ट्रैवलर था, इंग्लिश फिलोसफर भी थे और ट्रैवलर भी था, जो रोड लिखा था एपोकलिप्स ऑफ नेचर, जिन्होंने द एपोकलिप्स ऑफ नेचर लिखा था, वो जॉन जो थे वो इंग्लिश फिलोसफर थे। Who praised Wordsworth as the poet of humanity, किसने प्रेज किया है वर्ड्सवर्थ को एज ए ह्यूमैनिटी? तो दैट इज अ जॉन केबल, फर्स्ट ऑप्शन आपका है। जॉन केबल जो थे उन्होंने पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में वर्ड्सवर्थ को प्रेज किया था।
प्रशंसा की थी। वर्ड्सवर्थ वॉज द ओनली पोएट लोरेट टू राइट नो, मतलब क्या कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ एक अकेला पोएट थे जो आप जानते हो ना, इंग्लैंड में उस टाइम पे पोएट लोरेट को एक उपाधि थी, जो एक तरह से मान लो जो राजा के एक तरह से पोएट होते थे तो उन्हें पोएट लोरेट मिलता था। उससे पहले वर्ड्सवर्थ से पहले रॉबर्ट साउदी थी और वर्ड्सवर्थ के बाद टेनिसन आते हैं। तो वो क्या था कि राइट नो, मतलब वर्ड्सवर्थ ऐसे अकेले पोएट लोरेट थे जिसने ऑफिशियल वर्सेस नहीं लिखी थी। मतलब जो पोएट लोरेट बन जाते थे तो वो कहीं ना कहीं राजा जो जिस किंग ने उनको पोएट लोरेट बनाया था या ऑफिशियली जो पोएम था वो लिखते थे, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने ऐसा नहीं किया पोएट लोरेट रहते हुए। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ एज इगोस्टिकली सबलाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में आ चुकी है। ये कहा है जॉन कीट्स ने, इगोस्टिस्टिकल सबलाइम, ये आपको हर जगह मिल जाएगा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओसवोल्ड मरमैडुका, लॉर्ड हर्बर्ट लेसी, वोलेस, आइडोनिका एंड लॉर्ड क्लिफ्ट आर द कैरेक्टर्स इन वर्ड्सवर्थ। तो ये कह रहे हैं कि जो ओसवाल्ड है, मरमैडुक है, लॉर्ड हर्बर्ट है, लेसी है, वोलेस, आइडोनिया है, लॉर्ड सिनमोड है, ये जो कैरेक्टर्स है वो द बॉर्डर्स में थे। इन द एसे द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलाड्स विलियम वर्ड्सवर्थ मैनिफेस्टेड द गाइडलाइन, तो उन्होंने गाइडलाइन मैनिफेस्ट कौन कौन सी करी थी कि ऑर्डिनरी लाइफ इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर पोइट्री, एवरीडे लैंग्वेज इज बेस्ट सूटेड फॉर पोइट्री, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग इज मोर इंपॉर्टेंट दैन एक्शन और प्लेट, और डी है पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशन दैट टेक इट ओरिजिन फ्रॉम इमोशन। जानते हो मोस्ट फेमस लाइन है, जब पोइट्री की डेफिनेशन दी जाती है तो वर्ड्सवर्थ की लाइनें जरूर दी जाती हैं। तो मैंने आपको बताया था जब लिरिकल बैलाड्स का प्रीफेस ऐड किया जाता है तो वो ये बताता है कि पोइट्री का जो सब्जेक्ट है वो कहाँ से ली जाना चाहिए, और लैंग्वेज है वो कहाँ से ली जानी चाहिए, फीलिंग्स क्या है और पोइट्री क्या है, वो सब उन्होंने द प्रीफेस में बताया था। तो ये चारों जो लाइनें हैं एक तरह से मान लीजिए 4 क्वेश्चन है आपके हैं, ये चारों चीज़ें आप इसको लर्न कर लीजिएगा। इन विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी ओकर, तो ये कौन सी जो लाइनें हैं वो कहाँ से ली गई है, टिंटन अवे, द रिक्लोज, इमोर्टलिटी और द प्रील्यूड, तो ये ली गई है टिंटन अवे से। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि टिंटन अवे बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, उसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन आर बर्थ इज़ अ बट स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग, अब तो ये कहता है कि हमारा बर्थ क्या है, कुछ नहीं, एक स्लीप है, सोना है, और फॉरगेटिंग भूल जाना है, तो ये इमोर्टलिटी और में से है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं ये भी। इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सोलिटरी रिपेयर, द सोलिटरी हाईलैंड लेस इज़ आ, मैंने बताया था ना आपको कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, वो लड़की कहाँ से थी, स्कॉटलैंड थी, किस लैंग्वेज में गा रही थी, गैलिक में गा रही थी, और फिर वो ये भी आता है कि जब वो अकेला जा रहा था तो उसने कौन सी पोएम लिखी है, तो यहाँ से बहुत चीज़ें पूछी जाती है इस पोएम में से। वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स के कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, जो बॉर्डर्स है उनकी वो वर्स्ट ट्रेजेडी के अंतर्गत आती है। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोएम बाई वर्ड्सवर्थ, इनमें से कौन सी पोएम जो वर्ड्सवर्थ द्वारा ने लिखी गई, लंदन लिखी है उन्होंने, मिल्टन के लिए लिखी है। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, ये भी लिखी है उन्होंने। द सोलिटरी रिपेयर भी लंदन नहीं, खाली लंदन 1802 है, तो फर्स्ट ऑप्शन मतलब ये लंदन नहीं है, डी आपका पोएम उन्होंने नहीं लिखी है। लिटिल वी सी नेचर दैट इज़ आर्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, मैं बता चुकी हूँ, दैट इज़ माई फेवरेट पोएम, और मेरे से इंटरव्यू में इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये लाइन और छोटी भी है जो आप भी लर्न कर सकते हैं, अगर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक पोएम आपको ज़रूर वहाँ पर डिसाइड करने के लिए बोली जाती है। For whom did Wordsworth speaks in his famous line, their soul was like a star and dwelt apart, ये मैं क्वेश्चन कई बार करा चुकी हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉन मिल्टन के लिए इन्होंने जो लंदन 1802 या 2 मिल्टन जो लिखी है पोएम, तो उसमें ये लाइनें आती है, दे सोल वॉज लाइक वी लाइक अ स्टार, तो ये जॉन मिल्टन के बारे में लिखा है। व्हेन वॉज द पोएम द रेवरी ऑफ पुअर सुजैन रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, तो ये कहते हैं कि जो रेवरी एक स्मरण है पुअर सुजैन के लिए, वो लिखा है व्हेन ही वॉज स्टेइंग इन लंदन, तो ये रिटर्न लिखेगी वर्ड्सवर्थ के द्वारा। नेम ऑफ द फ्रेंड एंड अच्छा, ये इस वीडियो में आपके यानी 50 से लेकर 103 तक आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अभी आपका वर्ड्सवर्थ कंप्लीट नहीं हुई है, अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके इस वर्क्स के ऊपर भी आएंगे, और एक वीडियो मैं अलग से पीडीएफ तैयार कर रही हूँ जिसमें खाली वर्ड्सवर्थ की लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जो कि आप अपनी तैयारी के बारे में अच्छे से चेक कर पाओगे। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाय। और हाँ, पीडीएफ लेने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल यूज़ कर सकते हैं, जो कि न्यू व्यूवर्स है, पुराने व्यूवर्स को बताइए, नए व्यूवर्स के लिए, और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।
बाय।